कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हमारा अष्टांग हृदय का सेशन शुरू हो चुका है, तो मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 94 नंबर का श्लोक कृपया पढ़ दीजिए। जी वैद्य जी धन्यवाद। रक्तार्स में वातादि के अनुसार दोषों के अनुसार चिकित्सा। अथ रक्तार्स साम विक्षम मारुतस्य कफस्य वा अनुबंधम ततः स्निग्धम वृक्ष वायु द्विवम। शुष्क और आर्द्र भेद से अर्श दो प्रकार के हैं। शुष्कार्श की चिकित्सा कहकर आर्द्र अर्शों की चिकित्सा बताई गई है। रक्तार्शों में वायु या कफ का अनुबंध संबंध लक्षणों से देखकर फिर स्निग्ध या रुक्ष उपचार करना चाहिए। ये दोनों ही शीत होने चाहिए, उष्ण नहीं। यहाँ वक्तव्य में बताया गया कि रक्तार्श में पित्त का सदा ही संबंध रहता है, इसीलिए शीतल उपचार करना चाहिए। वात के अनुबंध में स्निग्ध और कफ के अनुबंध में रुक्ष चिकित्सा करनी चाहिए। जी वैद्य जी, तो ये इन्होंने, थैंक यू सर, इसमें इन्होंने अलग अलग भेद से अलग अलग अवस्थाओं में अर्श की चिकित्सा बताया। शुष्क अर्श की चिकित्सा में पहले शुष्क अर्श बताया, फिर रक्तार्श की चिकित्सा बता रहे हैं। तो रक्तार्श में अगर वायु और कफ का अनुबंध है, वायु का अनुबंध है तो स्निग्ध चिकित्सा करें, कफ का अनुबंध है तो रुक्ष चिकित्सा करें। और ये दोनों ही शीत होने चाहिए, क्योंकि रक्तार्श है, यहाँ पे ब्लीडिंग पाइल्स है, इसलिए शीत चिकित्सा हो। अब शीत के साथ में रुक्ष करना है या स्निग्ध करना है, वो कफ या वायु के अनुबंध से होता है। उष्ण चिकित्सा नहीं देना है। तो अब भल्लातक के कल्प दे देंगे, अर्शकुठार रस या फिर कांकायन बटी जिसमें बहुत ज्यादा भल्लातक डाला हुआ है, या चित्रक जैसे द्रव्य देंगे तो वो और ज्यादा ब्लीडिंग होने लगता है, तो उसको ध्यान में रखना जरूरी होता है। अब इसकी टीका पढ़ते हैं हम लोग। एक मिनट रुकिए। हाँ, ये डॉक्टर विनीता चौहान मैम, आप अनम्यूट करके पढ़िए 94 नंबर का जो टीका है। प्रणाम सभी लोगों को। इसका टीका पढ़िए। रक्तशाम सामाधिकारे। रक्तशाम रक्तार्थ साम अधिकारे पित्तस्य सर्वदा अव्यय आचारित्वात् कदाचित् उन्मारुतानुबंध कदाचित् कफानुबंध स्वलिंगतो वीक्ष्य उपलभ्य स्निग्ध रुक्ष व पाना
अन्नौषध योजयेत् एतच्च उभयमपि शीत न तु उष्णं पित्तस्य अत्र नित्य सन्निहितत्वात् वातानुबंध वीक्षम स्निग्धम कफानुबंध वीक्ष रूक्ष चिकित्सक योज्यम। जी, इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि रक्तार्शम अधिक रक्तार्शासाम अधिकारे, रक्त अर्श है यहाँ पे, इसमें पित्त का ही मेन है दोष, पित्त दोष ये सर्वदा व्यभिचारित्वात्, मतलब पित्त का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो इसमें कदाचित मारुत अनुबंधस्य, मतलब कभी कभी वायु का अनुबंध रहता है। कदाचित कफानुबंध स्वलिंगतो वीक्ष्य, मतलब अपने लक्षण दिखना है कि कफ के सिम्टम दिख रहे हैं या वात के दिख रहे हैं। वीक्ष्य मतलब देखकर, उपलब्ध देखकर फिर क्या करना है, स्निग्धम वृक्षम व पानान औषधम योजित, मतलब अगर वायु का रहेगा तो स्निग्ध उपचार, घृत पान वगैरह कराना चाहिए, या फिर वहां पे बस्ती दें या पिच्चू रखें तो स्निग्ध। और अगर कफ का अनुबंध है तो वृक्ष का ये करें। अब कफ का अनुबंध के सिम्टम, वायु का अनुबंध वाले सिम्टम क्या दिखेंगे कि वहां रक्तजर्श है लेकिन वहां पे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो वहां पे हमें स्निग्ध जैसे एरंड तेल पिला दिया या घृत पान करा दिया, तो इस तरह से, या फिर कोई सिद्ध घृत का ये पिला दिया, जैसे अभ्याघृत हो गया या फिर द्राक्षा घृत हो गया, तो ऐसे स्निग्ध। और अगर कफ का अनुबंध है, मतलब ये रक्तार्श भी है और सर्दी खांसी वगैरह भी है, कफ भी आ रहा है, बहुत ज्यादा म्यूकस भी आ रहा है, तो वहां पे रुक्ष चिकित्सा करें। रुक्ष में जैसे त्रिफला दे दिया या फिर हरितकी दे दिया, मतलब उस व्याधि से रिलेटेड ही कुछ ऐसे द्रव्य देने जो रुक्ष रहे, तो ऐसे पान और औषध इसका प्रयोग करना है। अगर मल प्रवृत्ति अच्छे से नहीं हो रही है, मल नहीं बन रहा है, तो उसमें जौ का आटा वो भी बहुत अच्छा रहता है जो मल वर्धक रहता है। एतचोभ्यमपि शीत न उष्णम, यहाँ पे शीत करना है क्योंकि रक्तार्श है, तो ठंडा ही चिकित्सा देना है, उष्ण द्रव्य नहीं देने हैं। पित्तस्यात्र नित्य सन्निहितत्वात्, मतलब यहाँ पे पित्त का इन्वॉल्वमेंट रहता है, सन्निहित रहता है। वातानुबंध वीक्षम स्निग्धम, मतलब वायु का अनुबंध है, वीक्ष मतलब देखकर स्निग्ध उपचार करें। कफानुबंध वीक्ष रुक्ष, मतलब कफ का अनुबंध है उसको देख के रुक्ष चिकित्सित योज्यम, फिर वैसे चिकित्सा करना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। 95 नंबर का श्लोक हम पढ़ेंगे। वात कफानुबंध के लक्षण है, ये कोई पढ़िए और पीछे पीछे सब लोग पढ़ेंगे। कौन पढ़ना चाहेगा संधा देकर? वंदना मैम नहीं आई है तो कौन पढ़ना चाहेगा? अश्विनी मैम, श्वेता मैम, माधुरी जी, आप कोई तो पढ़िए प्लीज, ट्राई तो करिए। शशि मैम आप पढ़ेंगी ट्यून देके ये श्लोक 95 से आगे? अश्विनी जी आप पढ़ेंगी? हाँ सर, नमस्ते सर। आप पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग सीखेंगे, आप पढ़िए। शकृच्छावं स्वरं खरम रुक्षं खरं, हाँ। शकृच्छावं खरं रुक्षं बोलिए अधो निर्याति न अनिलः कट्युरु उदशूलं च हेतुर्यादि च रुक्षणम् तत्रानुबन्धो वातस्य श्लेष्मणो यदि विक्ष्लथा श्वेता गुरुस्निग्धा सपिच्छः स्तिमितो गुदः हेतुः स्निग्ध गुरुर्विद्या गुरुर्विद्यात् यथा स्वं अस्त्रलक्षणम् इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए अश्विनी मैम। मल श्याव वर्ण खर रुक्ष हो और वायु नीचे गुदा से बाहर न आती हो, कटी उरु और गुदा में शूल हो, और यदि अर्श रोग का कारण रुक्ष हो तो इसमें वायु का अनुबंध जानना चाहिए। यदि मल ढीला, श्वेत, पीला, भारी, स्निग्ध हो
गुदा पिच्छायुक्त स्तिमित कारण कारण स्निग्ध एवं गुरु हो तो कफ का अनुबंध समझे। रक्त के अपने लक्षणों से वात एवं कफ को समझे। ये लक्षण हृदय सूत्र 27/40 में वायु के तथा 27/41 में कफ के कहे हैं। जी, ये 27वें अध्याय में इसके बाद सूत्र स्थान में इसके बारे में बताइए, ये सारे सिम्टम्स बताएं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मल जो है वो वायु की वजह से कैसे खर आ रहा है, शावर्ण ब्लैकिश आ रहा है, रुक्ष आ रहा है, और वायु नीचे गुदा से बाहर ना आती हो, वायु अटकी हुई है, या कटी उरु और गुदा में शूल हो रहा है। यदि अर्श रोग का कारण रुक्षता हो तो इसमें वायु का अनुबंध समझे। अगर मल ढीला है, अब देखिए इन्होंने एकदम स्पेसिफाई करके बोला है, मल ढीला ढीला मतलब लिक्विड टाइप, सेमी सॉलिड टाइप है, सफेद है, पीला है, भारी स्निग्ध है, गुदा पिच्छा युक्त है, स्तिमित है, स्निग्ध एवं गुरु है, तो कफ का अनुबंध समझे। और रक्त के अपने लक्षणों से वात और कफ को समझे, यह इन्होंने बता दिया। ठीक है, इसका हम टीका पढ़ेंगे। डॉक्टर मुनीष शर्मा मैम, अगर आप सुन पा रही हैं तो आप टीका पढ़ेंगी, या कोई और पढ़ना चाहे तो। जी सर, मैं पढ़ती हूँ, बस 1 मिनट में मैं आती हूँ। ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है यही पढ़ना है। हाँ, संस्कृत चक्र आबादी, आपको दिख रहा है? यस सर, शकृत, यस सर, 1 सेकंड। शकृत यत् यावत् आदि शूल पर्यंत लक्षण यदा स्यात्, सर उससे आगे का नहीं पता लग रहा। यस, स्यात् तत्र अनुबंधो वातस्य आत्यव बोध्यम हेतुर यदि रुक्षण चेदे तुरा सेवित शकृत यत् यावदादि लक्षण चोत्पन्न तदा वातानुबंधत्व ज्ञेयं तथैव विट शलथ आदि लक्षणं स्निग्ध गुरुणा च सेवितेन हेतुना सहितं श्लेष्मणो अनुबंधस्य अनुमानपकम् अत्रस्य लक्षण, सर गड़बड़ हो रही है पढ़ने में, अत्रस्य अस्रस्य लक्षणाश्च शिराव्याद्य विद्युयुक्तात् वातच्छयावारुणम् इत्यादि काच लक्षणात् वातस्य अनुबंधात् विद्यात्। जी सर, शकृत श्यावादि शूल पर्यंतम, मतलब शकृत जो है मल है वो श्याव रंग का है, शूल तक जितने लक्षण होते हैं यदा स्यात् तत्रानुबंधो वातस्यावबोध्यम, मतलब वातस्यत्यावबोधनम, मतलब यहाँ पे वायु का अनुबंध है ऐसा समझना चाहिए। हेतु यदि रुक्षण चेदेतुरा सेवित शकृत श्यावादि लक्षण उत्पन्न तथा वातानुबंधत्व ज्ञान, मतलब हेतु वैसा है कि रुक्ष अन्न पान का सेवन किया जा रहा है आहार और विहार में, तो उससे रुक्षता हो जाती है और उससे जो मल होता है वहां मल की स्निग्धता कम हो गई है, इसलिए शकृत जो है वो शाव आदि लक्षण से उत्पन्न हो जाता है, वहां पे वात का अनुबंध ये जानना चाहिए। अगर विट जो है वो शिथिल आ रहा है, स्निग्ध हो रहा है, गुरु हो रहा है, ऐसे आहार विहार का हेतुओं का सेवन हो रहा है और कफकर आहार विहार का सेवन हो रहा है, जैसे दही का सेवन ज्यादा हो रहा है, मिक्स फ्रूट सैलेड का सेवन किया जा रहा है, जो फल खा के पानी पिया जा रहा है, तो ऐसे में जो मल आएगा वो श्लेष्मा का अनुबंध होके आएगा। अस्त्र लक्षणाच, मतलब यहाँ पे रक्त का सिम्टम आ रहा है कि सिरावेद युक्तत्वात् वातस्याव, सिरावेद करने से हमें क्या पता चलता है कि वायु की वजह से श्याव अरुण रंग का रक्त आता है।
इससे हमें समझ आता है इसमें वायु का अनुबंध रहता है। 1 मिनट रुकिए। हाँ, इसमें थोड़ा 2 लाइन और बाकी है। मुनीष शर्मा मैम, आप कंप्लीट कर देंगी ये पूरा? यस सर। 1 मिनट रुकिए। हाँ, ये कफात निगदम, ये वाला पढ़िए। यस सर। कफात स्निग्ध इत्यादि इत्यादि काल लक्षणात् इत्यादि काल लक्षणात् कफस्य अनुबंध, कफास्य अनुबंध विषाद। जी विद्यात। सर। हाँ, कफ की वजह से विद्यात। स्निग्धता बहुत ज्यादा रहती है। अष्टांग हृदय सूत्र सन अध्याय 27/41 में देखिएगा, उसमें लक्षण बताया कि कफ के अनुबंध से ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम, आपने जी बहुत सर। अच्छा। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वंदना मैम भी आ गई हैं। जी प्रणाम, नमस्ते। प्रणाम। आप आगे का श्लोक पढ़ने वाली हैं ऐसा जी उम्मीद जी है। जी रक्त जी के दोष में शोधन आदि, जो 97 नंबर का श्लोक है इस जी, साइड। ऐसा कट रहा है जी जूम करने पर। रुकिए, फिर मैं नीचे करता हूँ। आ गया। पढ़िए मैम। जी। दुष्टे अस्त्रे शोधनम कार्ये लंघनम च यथा बलम। रक्त के वातादि से दूषित होने पर बल के अनुसार शोधन और लंघन कराना चाहिए। रक्त के साथ जो भी दोष अगर मतलब जुड़ जाए उसमें, तो जो भी दोष प्रबल हो उसकी प्रबलता के अनुसार, दोषों की प्रबलता के अनुसार शोधन और लंघन कराना चाहिए। ठीक है वैद्य जी? जी, जहां पर हमें शोधन की जरूरत है वहां शोधन करें और बल देखें, और जहां पे लंघन कराना है, आम का अनुबंध है, वहां पे लंघन कराना चाहिए। मतलब दोषों के बलाबल को देखते हुए शोधन करें और लंघन जहां पर जरूरत हो वहां लंघन करें। जी, इसका टीका पढ़ेंगे। जी। यहाँ देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको पढ़ना है, पढ़ दीजिए। दुष्टे वाता। जी। दुष्टे वातादि दूषिते अस्त्रे यथा बलम बलान अतिक्रमेण कदाचित लंघनम शोधनम च कार्यम। बहुदोषस्य शोधनम इतरस्म लंघन उपवास लंघनम कार्यम। हाँ, उपवास लक्षणम कार्यम। इसमें बोल रहे हैं कि जब वातादि के सिम्टम रहेगा, उससे दुष्टि रहेगी, तो ऐसा रक्त जो है, अस्त्रे मतलब रक्त, यथा बलम बलानाति क्रमेण। और बल का कैसा है, मनुष्य का बल कैसा है और दोषों का बल कैसा है, लंघनम, कभी कभी हमें लंघन करना पड़ता है। शोधनम च कार्यम, कभी कभी हमें शोधन करना पड़ता है। बहुदोषस्य शोधनम, जब बहुत ज्यादा दोष बढ़ जाते हैं, अगर कॉन्स्टिपेशन है बहुत ज्यादा, पूरा इंटेस्टाइन में मल भरा हुआ है और रक्त प्रवृत्ति हो रही है, तो वहां पे शोधन ज्यादा अच्छा रहता है। इतरस्य लंघनम उपवास लक्षणम कार्यम, या फिर अन्य लक्षणों में उपवास ऐसा कराना चाहिए, कुछ ना खाने को दें, या फिर पूरा एकदम उपवास करें, या फिर युष कल्पना दे दें, या फिर मंड कल्पना देके जैसे लंघन करा सकते हैं वैसे लक्षण लंघन कराने से वहां पे फायदा हो जाता है। सर इसमें मुझे एक चीज पूछनी है सर। हाँ, सर इसमें जैसे बताया कि अगर ये रक्तातिसार बताया है उसमें अतिसार नहीं, रक्ताश, रक्ताश। रक्ताश, अच्छा रक्ताश जो तो सर इसमें शोधन प्रक्रिया, जैसे कि बहुदोष से शोधन, तो इसमें शोधन प्रक्रिया में कौन सी शोधन प्रक्रिया का उन्होंने जिक्र किया है यहाँ पर हमें? शोधन में मृदु, जैसे मनुक्का दे दिया रात को, मनुक्का अच्छा। दे दिया ना आपने, तो फिर वो क्या करेगा, वो पेट साफ कर देगा। उस तरह से एकदम तीक्ष्ण इच्छा वेदी जैसे द्रव्य नहीं देना है। अच्छा, और लंघनम मतलब कि उनको मतलब खाने के लिए हल्का देना है, सुपाच्य देना है, उसी को उन्होंने लंघन बोला है कि जिससे कि हाँ, अग्नि अग्नि प्रदीप्त और मतलब वो पच जाए सारे दोष। इसमें तीव्र विरेचन द्रव्य नहीं देने हैं, ना ही बस्ती। नहीं, बस्ती देने से कभी फट गया और ज्यादा आने लगा तो। हाँ, ओके सर। सर इसमें ऐसे इससे पहले वाले श्लोक में था कि अगर वायु के द्वारा मल शुष्क हो रहा है तो क्या लक्षण होंगे, और अगर
कफ के कारण मल का अवरोध हो रहा है, स्टम्प हो रहा है, तो क्या लक्षण होंगे वो बताया था। तो सर इसमें ट्रीटमेंट प्लान के अंदर हम क्या डिफरेंशिएट कर उसने सकते बताया हैं? ना, स्निग्ध द्रव्य देना है, रक्ताजर्श है और वायु का अनुबंध है तो स्निग्ध दें। तो मैंने बताया ना कि घृत पान कराएं, स्निग्ध। और अगर कफ का अनुबंध है तो वहां पे रुक्ष थोड़ा, लेकिन हमें उष्ण नहीं देना है, शीत चिकित्सा ही देना है। रुक्ष में हम त्रिफला दे सकते हैं, त्रिफला का क्वाथ। तो वो क्या है, अगर कफ का अनुबंध है तो त्रिफला के क्वाथ से रुक्षता आ जाएगी, तो वो कफ को वो सुखा देगा। या कंटकारी है, वो बहुत अच्छा काम करता है। एरंड भी नहीं दे सकते ना जी, एरंड भी नहीं दे सकते। हाँ, दे सकते हैं। वायु का अनुबंध है तो एरंड तेल। हाँ, नहीं, वायु के अगर ब्लीडिंग हो रही है और तब क्या करेंगे? तब थोड़ा ब्लीडिंग भी हो रही है, ब्लीडिंग भी हो रही है और मल भी बहुत ज्यादा हार्ड आ रहा है, तब क्या करें? तो एक तो ब्लीडिंग रोकने का चिकित्सा, इसलिए हमारे सर का ये योग देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, धान्यक, उशीर, हरितकी और दिव्य मतलब अजवाइन अनुपान दाड़िम के स्वरस के साथ देते हैं, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। ये कंप्लीट हो गया मतलब। हाँ, ये हील भी कर देगा और रक्त प्रवृत्ति को भी रोक देगा। सर दीपन दिप्यक क्या है? दिप्यक अजवाइन, अजवाइन। अजवाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी इसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, वैसे तो याद हो गया लेकिन। मैम धान्यक, उशीर, हरितकी, अजवाइन और दाड़िम स्वरस। इसका दाड़िम स्वरस स्क्रीनशॉट संभाल। लीजिए, कोई दाड़िम स्क्रीनशॉट स्वरस। लेके ग्रुप में डाल दीजिए। मैं लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे नहीं आएगा ये करना। जी कोई बात नहीं, हो गया, डाल दिया। हाँ ठीक है, अभी ना इसका हम आगे पढ़ते हैं। ये 98 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? दोष कलुषता में रक्तस्राव जो है, 98 नंबर का श्लोक। आप लोग के स्क्रीन पे आ रहा है क्या? नहीं आया? नहीं आ रहा सर। एक मिनट मैं लेके आ रहा हूँ। हाँ, 98 नंबर का श्लोक देखिए, दोष कलुषता में रक्तस्राव, ऐसा आ रहा है। कौन सबसे इंटेलिजेंट कौन है यहाँ पर? एक डॉक्टर संगीता गोडबोले मैम आई हैं। डॉक्टर संगीता गोडबोले मैम, आप कहाँ से हैं? अपने बारे में बताइए प्लीज। मैं थाना से ज्वाइन किया है मैंने अभी। अच्छा, आप मतलब वहाँ प्रैक्टिस करती हैं ठाणे में? हाँ जी, हाँ जी। तो आप मैम ये पढ़ेंगी? जरूर कालुष्यम। जरूर। यावच्च दोषैः कालुप्यम श्रुतेस् कालुष्यम श्रुतेस्तावद् उपेक्षणम जी, यावच्च, यही इतना ही है ना मेरे ख्याल से। उसका जब हिंदी तक में दोषों पढ़िए। के कारण रक्त में मलिनता हो, रक्तस्राव की उपेक्षा ही करनी चाहिए। रक्तस्राव के बाद तिक्त नहीं, उपचार। अभी रुकिए, इस श्लोक पे चर्चा करना है। यहाँ पे रक्त जो है वो मलिन आ रहा है, रेडिश नहीं आ रहा है। वहां पे कचरा वाला रक्त आ रहा है, ब्राउनिश हो रहा है या कुछ ऐसा आ रहा है, तब सामता है उसमें। हाँ, सामता है। तो गोडबोले मैम, आप कहाँ से पढ़ी हैं और आप मतलब कुछ अपने बारे में बताइए सबको। नहीं, मैं पूना से ही पढ़ी हूँ सर, मैं भारतीय विद्यापीठ की स्टूडेंट हूँ। कब पास आउट हुई थी? नहीं, मैं बहुत पहले पास आउट हो चुकी हूँ सर, मैं 96 की बैच है मेरी। अच्छा, तो फिर आप वहाँ प्रैक्टिस कर रही हैं आयुर्वेद हाँ का? जी, हाँ जी, मैं प्योर आयुर्वेद प्रैक्टिस करती तो हूँ। आप और कुछ हद यशस्वी तक 5 भौतिक भी करती हूँ मैं। क्या करती हैं? 5 भौतिक। 5 भौतिक चिकित्सा, फिर तो बहुत मजा आएगा आपके साथ चर्चा करने में। तो आप यशस्वी जोशी मैम को जानती हैं? हाँ, वो हमारी टीचर रही थी। तो वो मेरी भी टीचर है, MD PhD की गाइड। हाँ जी, वेरी गुड। मैंने MD नहीं किया सर, मैंने एक्चुअली मुझे मिली थी MD में टिळक में, लेकिन नहीं कर पाई मैं किसी वजह से। अच्छा, कोई बात नहीं। तो मैम, आपको ये आयुष दर्पण का प्लेटफॉर्म कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया, मैं हमेशा जुड़ती हूँ इससे और मैं वो सब नोट डाउन करके रखती हूँ कि कोई मीटिंग मेरी मिस ना हो, क्योंकि अपडेट रहता है हमेशा हर चीज में, और हर कोई वैद्य जो है ना अपने हिसाब से सिखा रहे हैं, तो वो उसमें बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलती है। जी, आप तो सबको जानती होंगी, अंजना मैम को, वंदना मैम को, मोनिका मैम। हाँ, मैं अभी धीरे धीरे जान रही हूँ सबको। अभी आप लोग। नमस्ते संगीता मैम, अपना नंबर भी डाल नमस्ते। दीजिए इसमें। जी हाँ जी, जरूर जरूर। हाँ, तो आप क्या बोलिए, आप आयुर्वेद करती हैं और क्या करती हैं?
नहीं, मैंने कुछ समय तक तो पंचकर्म की प्रैक्टिस की, उसके बाद मैं कोविड के समय में पंचकर्म जैसे बंद हुआ तो मैं पांच भौतिक के में शिफ्ट हो गई। मैं कॉम्बिनेशन कर रही थी, लेकिन एलोपैथिक नहीं करती हूँ मैं। तो पांच भौतिक में आप सारे द्रव्य लेके आती हैं, मतलब वो हाँ, मतलब लगभग मेरे सारे पाचक योग मेरे पास रहते हैं। फिर हाँ। ये फ श्व रयो, मतलब अग्नि संस्था को करेक्ट करने के लिए जो भी चीज होती है वो पहले देखनी, सोचनी, समझनी पड़ती ही है। उसके बाद धातु का अनुबंध देख के कौन से धातु पाचक योग उसमें यूज होने चाहिए वो देखना पड़ता है। सामता, निरामता और व्याधि की अवस्था है, संतर्पणोक्त है, अपतर्पणोक्त है, उसका डिफरेंशिएशन, और पेशेंट की प्रकृति, वो क्षारधर्मी है या अम्लधर्मी है, या ऋतु कौन सा अभी चल रहा है, और व्याधि के लक्षण कौन से हैं, उन तीनों का थोड़ा सा विचार करके फिर ड्रग्स का चॉइस जो है वहां पे किया जा सकता है। और फिर रिजल्ट्स अच्छे मिलते भी हैं। और पेशेंट को पथ्य निदान परिवर्जन सबसे पहली चीज बतानी ही पड़ती है, उनको कन्विंस करने में बहुत ज्यादा समय जाता है उस वक्त। तो आपकी मात्रा कितनी होती है पांच भौतिक में? ज्यादा नहीं, 60 मिलीग्राम ज्यादा, 125 ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा तो नहीं रहती है, बहुत ही कम। और मैं टैबलेट नहीं, मैं वो पूड़ी बना के देती हूँ, इसीलिए उसमें कुछ बाइंडिंग मटेरियल नहीं रहता है, प्योरेस्ट फॉर्म में रहती है वो। तो ऐसा आपके मुझे पेशेंट लगता है। कितना दिन में ठीक हो जाते हैं, जल्दी से जल्दी, मतलब जैसे बड़ा नहीं, बड़ा? हाँ, मैं मिनिमम 15 डेज की मेडिसिन देती हूँ, कोई इमरजेंसी ऐसा कुछ नहीं रहता है। यूजुअली रिजल्ट जो है वो 7 दिन में पेशेंट बोलता है कि कुछ अच्छा लग रहा है। और उसके बाद 15 डेज, 21 डेज, डिपेंड्स कि वो पेशेंट किस टाइप का है और वो क्रोनिक है या नहीं, और जो बताए गए परहेज कर रहा है या नहीं है। क्योंकि ये मैं जैसे थाना या मुंबई साइड में प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो यहाँ पे ये लोग सुबह 7:30-8 बजे ऑफिस में निकल जाते हैं, जहाँ जो मिल जाता है खा लेते हैं, रात को 8-9 बजे आते हैं। उसके बाद लेट नाइट खाना खाते हैं। फिर वो लेट नाइट जो खाना होता है उनका वो बहुत एलोबरेटेड रहता है कि चलो एक ही तो मील है, तो आराम से दाल, रोटी, सब्जी, चावल सब कुछ मिला के खाते हैं, उसके बाद तुरंत सो जाते हैं। तो वो उनको अवॉइड करने के लिए कहती हूँ कि रात का खाना पचने के लिए इतना ज्यादा समय लोगे आप, और देर से खा रहे हो तो ये ठीक से नहीं पचेगा। उसके बाद आपके सब सिम्टम्स तैयार होते हैं, सामता निर्माण होती है, और ये कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम्स, और अजीर्ण, और ऊपर से अध्यशन, अन्वेषण, ये सब तो चालू ही रहता है, क्योंकि ऑफिस में फलाने की पार्टी है, इसका बर्थडे है, उसका बर्थडे, तो ये लोग ठीक से नहीं कर पाते। तो आई कांट प्रेडिक्ट द टाइम एक्चुअली कि कितने दिन में ठीक हो जाएगा। पेशेंट कैसा है वो बहुत मायने रखता है एक्चुअली। जी, असली में ठाणे में तो मतलब बहुत ही ऐसे पॉपुलेशन है, तो आपका बहुत अच्छा चलता होगा। नहीं नहीं, ये अभी पांचवती करी थी कोविड के हिसाब से, मैंने अभी काफी कुछ चीजें बंद कर दी थी, और कुछ मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स भी चल रहे थे घर में, थोड़े से बीमार थे मेरे फादर इन लॉ वगैरह, तो थोड़ी गैप पड़ गई थी। तो मैंने चलो तो सब ये अब रिवाइज जैसे कर लेते हैं फिर से। एक एग्जांपल से बताइए, जैसे रक्त अर्श के पेशेंट है, तो पांच भौतिक में आप क्या देंगी? नहीं, अभी रक्त में अनुबंध किस चीज का है उसका देखना पड़ता है। कि पित्त का अनुबंध है तो मैं गिरीज जरूर यूज करना चाहूंगी वहां पे। और जम्बू है, उसमें जम्बू कांति है, इस टाइप से भी, मतलब अभी गर्भाशय या फिर मांसज है ना, वो सब अवयव, गर्भाशय और नीचे के जो भी है, अपान क्षेत्र का काम भी है। पेन है, इन्फ्लेमेशन है, तो वरा का भी काम वहां पे अच्छा होगा। और कंट्रोल करना है तो गिरीज डेफिनेटली दूध के साथ अपान क्षेत्र, अपान का ली दे सकती हूँ, या फिर पित्त के काल में 2 या 6 बजे, इस हिसाब से मैं यूज करती हूँ। हम आपसे सीखेंगे, और आपका जो नहीं नहीं नहीं, मेरा भी अभी चल ही रहा है धीरे धीरे, इसीलिए मैं हर चीज को अपडेट करती जा रही हूँ। और बहुत दिनों से ग्रंथ का वाचन नहीं हुआ तो आप लोगों से जुड़ने के बाद बहुत सारी चीजें नए सिरे से समझ में आ रही हैं। आती तो है पहले से, लेकिन कुछ कुछ नई नया चीज मिलती है हर हर लेक्चर में। हर कोई अलग ढंग से सोचता है ना, तो उसकी सोच भी ऐड हो जाती है अपने सोच में। जी। और खुद को थोड़ा निहारने के लिए एक अच्छा मौका मिल जाता है। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, रियली अप्रिशिएट इट, एंड योर वर्क आल्सो, यू आर रियली डेडिकेटली डूइंग एवरीथिंग। जी, थैंक यू। तो ये टीका भी पढ़ी दीजिए आप, यावच्च दोषे न स्त्रवस्य कालुष्यम, ये वाला। कहाँ पर है ये? हाँ, यावच्च दोषेण अस्रस्य कालुष्यम अनैर्मल्यम सामदोष दुष्टत्वात् तावत् श्रुते प्रकृत्वाद अस्त्रयोपेक्षणं कार्यं तथा भूतायाः रक्तश्रुते संग्रहणाय यन्नो न कार्य इति अर्थः। यत्नो न कार्य इत्यर्थ, यत्नो न यन्नो। कार्य इत्यर्थ। जब आप बीएमएस करी थी तो ये भारतीय विद्यापीठ में होम्योपैथी कॉलेज और आयुर्वेद कॉलेज एक ही हाँ, की साथ बिल्डिंग में में। था वहां पे, यस यस। हाँ, मुझे मालूम है।
ठीक है, तो इसमें ऐसा आप क्या 98 में पास आउट हो गई थी? हाँ हाँ हाँ, पास आउट हो गई थी, लेकिन फिर मैंने स्टार्टिंग में मैंने आयुर्वेद नहीं की थी कुछ समय। उसके बाद मुझे कहीं बाहर आउट ऑफ इंडिया भी जाना पड़ा। थोड़ा गैप रहा है मेरे प्रैक्टिस में हमेशा से। कोई बात नहीं, अभी तो आप कर रही है ना, अभी तो आप हाँ, अभी मैंने नए सिरे से शुरू किया है फिर से। जी। इसमें इसका अर्थ ये है कि यावच्च दोषेनाश्रयम कालुष्यम, जब भी दोष, अगर अस्त्रस्य मतलब रक्त का जो दोष है उसमें कलुषता रहे, कलुषता मतलब अनैर्मल्यम, वो मतलब उसमें कचरा है, सब टॉक्सिन्स है, तो उसको समझिए कि साम दोष दुष्टत्वात्, वहां पे साम दोष है, उससे दुष्टि हुई है। तावत् श्रुते प्रकृतिवत् अस्त्रेयोपेक्षणम कार्यम, मतलब वहां पे प्रकृति से वो रक्त निकल जाने देना चाहिए, उपेक्षणा करनी है। तथा भूतायम रक्त सुरेश संग्रहण यत्नो न कार्य मित्यर्थ, वहां पे हमें रक्त को रोकने का, संग्रहण करने का कार्य नहीं करना है, यत्न नहीं करना है। अगर दूषित रक्त को रोकेंगे उससे स्किन डिसऑर्डर हो जाएंगे, या फिर उससे गुदपाक वगैरह, नाड़ी व्रण वगैरह हो जाएगा, इसलिए उपेक्षा करने के लिए यहाँ पे बताया है। अब 99 नंबर का श्लोक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अंजना मैम से हम लोग सुनेंगे। अंजना मैम, आप ये बताइए, 99 नंबर का श्लोक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंजना मैम आप हैं? मैम कुछ काम करें। मोनिका मैम आप पढ़ दीजिए। जी थोड़ा जूम कर जी दीजिए तो अच्छा रहेगा। अच्छा, जूम करूं, दिख रहा है क्लियर? जी सर, दिख रहा है सर। हाँ पढ़िए। रक्तस्राव के बाद तिक्तोपचार, दोषाणां पाचनार्थे च वहनी संधुक्षणाय च संग्रहाय च रक्तस्य परम तिक्तैरुपाचरेत। रक्त की कलुषता मिट जाने पर दोषों के पाचन के लिए और अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए तथा रक्त को बंद करने के लिए तिक्त रस वाले द्रव्यों से चिकित्सा करनी चाहिए। हाँ, इसका अर्थ तो बताइए। जी सर। सर इसमें ये बताया गया कि जब रक्त की कलुषता मिट जाए, मतलब जब दूषित रक्त आना बंद हो जाए, तो उसमें दोषों के पाचन करने के लिए और अग्नि को भी प्रदीप्त हो जाए, उसके लिए तिक्त रस वाले द्रव्यों से उसका उपचार करना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल से बताइए ना, इसमें आप क्या दे सकते हैं? तिक्त रस वाले द्रव्य जो अग्नि को भी प्रदीप्त करे, दोषों का भी पाचन करे, रक्त को भी बंद करे। सर तिक्तगण के द्रव्य हम देते हैं। कौन से? इसके अंदर जो पटोल दे सकते हैं, किरातिक, हाँ इंद्रियव दे सकते हैं सर। हाँ कुटज दे सकते हैं। हाँ कुटज दे सकते हैं, क्योंकि तिक्तरस भी है और वो रक्तस्राव को भी बंद करेगा। जी, तो इस तरह की चीजें यूज कर सकते हैं। दे सकते हैं। चंदन दे सकते हैं सर। हाँ बराबर। हम्म। देखिए यहाँ पे अग्नि को प्रदीप्ति भी करना है, दोषों का पाचन भी करना है, रक्त को बंद भी करना है, तिक्त रस का प्रयोग। ठीक है, 99 नंबर का श्लोक का टीका आप ही पढ़ दीजिए मोनिका मैम। जी सर। आपका रिजल्ट कब आएगा एमडी का? सर पता नहीं सर, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आप टॉपर आने वाली हैं, अरे बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं आपके। बहुत हाई सेट कर देते हैं सर आप गोल्स। इतना टाइम नहीं मिल पाया सर पढ़ने के लिए। सर पढ़ूं सर? हाँ पढ़िए। कालुष्य रहित आया, कालुष्य रहिताया रक्त श्रुते पर अनंतर दोषाणाम सामानां पक्त्यर्थम तथा वहने संधुक्षणाय तथा रक्तस्य संग्रहणार्थम तिक्तरसा घनात् द्रव्यै तमर्ष समुपचारेत इति सामान्य उपक्रमो रक्तार्शो विकार शांति अर्थम उपदिष्ट। जी अर्थ बताने का कोशिश करिए। जी सर। सर वही सेम बात बोलिए कि कालुष्य से रहित अगर जब रक्त हो जाए, उसके बाद दोषों के को समान लाने के लिए और उसके अग्नि के संधुक्षण के लिए और रक्त के संग्रहण के लिए तिक्त और तिक्त रस वाले द्रव्यों को अर्श में उससे उपचार करना चाहिए। ऐसा सामान्य उपक्रम रक्तार्श की विकार की शांति के लिए उपदिष्ट किया गया है, बताया गया है। जी बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। अभी आगे तो का स्क्रीन ऑफ हो गया। हाँ जी। हाँ वो मैंने ये चेंज किया ना। 100 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? अनुरिता मैम आप पढ़ेंगी?
अनुरिता मैम, शायद मैम है कि नहीं है, कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। सर थोड़ा डिस्टरबेंस आएगा सर, इसकी वजह से पढ़ने को। तो शशि बाहर। तिवारी मैम आप पढ़ दीजिए। कौन पढ़ेगा? कोई और भी पढ़ सकता है। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर, मैं पढ़ती हूँ। आपके उधर नेटवर्क आ रहा है विशाखापट्टनम में? हाँ हल आवाज तो आ रही है, हाँ, बीच में आप ये थोड़ी पढ़िए सी। और अर्थ भी बताइए। हाँ सर पढ़िए। ये 100 नंबर वाला ना, हाँ 100 नंबर वाला। अदुष्ट रक्तस्राव की स्नेहादि से चिकित्सा। यत् तु प्रचंड दोषस्य रक्तम वात उल्बणस्य वा स्नेहस् तत् सावेद्य एकः पानानि अंजनानि वस्तुषु। जी सर। हाँ पढ़िए पढ़िए तो इसमें तो लिखा हुआ नीचे अर्थ इसका। पढ़िए ना, बताइए ना। प्रचीर्ण दोष वाले पुरुष में या वात प्रधान पुरुष में जो रक्त बह रहा है उसकी चिकित्सा पान, अभ्यंग और बस्ती में युक्ति पूर्वक स्नेह देकर करें। तो यत तु प्रचीर्ण दोष से रक्तम वातो उल्बणस्य वा स्नेह तथ्य सावेदे एक पान अंजन वस्तिषु। वो सावेद नहीं है, सादियत युक्त ही ऐसे है। अच्छा, सावेद साधियत, साधियत युक्त ही। वह नहीं है सर, वो वहां पर ध है, ध। अच्छा, यहाँ से मुझे वह दिख रहा है एक्चुअली। ध है। बुक है ना मेरे पास, बुक में देखिए, बुक में सादियत युक्त ही। ठीक है, आप इसका अर्थ तो समझाइए, थोड़ा समझाइए। तो सर उन्होंने बोला है कि जिसमें वात होता है, वात बढ़ा होता है, वात उल्बण से रक्त है, और दोष प्रक्षीण मतलब कम की ज्यादा। जो इंसान कमजोर है, प्रक्षीण दोष वाला पुरुष मतलब बहुत कमजोर है, वायु प्रधान पुरुष है, बहुत पतला है और उसको ब्लीडिंग पाइल्स हो रहा है। हाँ, तो उसमें स्नेह का देंगे, पान करेंगे, मतलब स्नेह पान के लिए घृत पान वगैरह दे सकते हैं। जैसे अर्श का अगर है तो अर्श रोगाधिकारी के जो भी पान है वो साले, मतलब वो सभी जो घृत है वो देंगे, उसका मालिश करेंगे, क्योंकि अभ्यंग से भी पोषण होता है। और बस्ती में अनुवासन बस्ती या मात्रा बस्ती दे सकते हैं, है ना सर? जी। और पीने के लिए कोई घृत बताइए ना, आपको क्या लगता है, क्या दे सकते हैं? सर अभी मैं कल पढ़ रही थी, अर्श में था एक तो चांगेरी घृत भी होता है, और अर्श में यूज होता है कल्याण घृत, ऐसा कुछ करके एक वर्ड था, ये भी था। और मेन तो चांगारी घृत तो मुझे ज्यादा अच्छे से याद है, पढ़ा तो था अभी मैंने कल ही। इसमें अष्टांग में है, क्षीण है तो इसमें अश्वगंधा घृत, शतावरी घृत, जो ब्रीहण करने वाले घृत है वो भी दे सकते हैं। सर तो दाढ़ी सर माटी वो घृत तो का बाद में उपयोग दे कर सकते सकते हैं ना, क्योंकि जब अग्नि बढ़ाकर ही दे सकते हैं ना, वो सब तो ज्यादा भारी हो जाते हैं ना। हाँ, तो अग्नि बढ़ा के ही देने के लिए बोल रहे हैं ये। मतलब घृत देने से क्या होगा कि उसका वायु थोड़ा शमत हो जाएगा और स्निग्धता आएगी, तो उसकी मल प्रवृत्ति में ब्लीडिंग नहीं होगा इस तरह से। दाढ़ी मध्य घृत मिनल में हमने बोला ना, सबसे अच्छा रहता है। सर यहाँ वस्तियों का जैसे लगता है। नहीं मैम, पाचन भी करेगा ना, दीपन पाचन कर देगा साथ में। स्नेहन और दीपन पाचन साथ में होगा, दाढ़ी मादी घृत का ये फायदा रहता है। मैम इसमें वस्ती का भी प्रयोग बताया, तो जात्यादि तेल की, जात्यादि घृत की वस्ती का जो अन्वासन के प्रयोग में करते हैं वो सबसे बेस्ट रहती है, या फिर और कोई ऑप्शंस भी है सर? हाँ, बस्ती में एक स्नेह युक्ति पूर्वक करते हैं, मतलब कैथेटर डाल रहे हैं तो ब्लीडिंग ना हो। तो जैसे उसमें वहां पर इंजरी होगी तो जात्यादि तेल वगैरह यूज कर सकते हैं, अदरवाइज क्षीरबला भी यूज कर सकते हैं, है ना? हाँ, चंदन बना लाक्षादी तेल। मैं तो जैसे रक्तार्श के पेशेंट आते हैं, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत ऐसे कमजोर है, तो मैं प्लेन घी का ही बस्ती देता हूँ, बहुत अच्छा फायदा होता है। ओके, गुड। उससे स्नेहन होता है और पेशेंट को भूख भी बढ़ जाती है और बहुत अच्छा फायदा होता है। मल तो प्रवृत्ति। सर उस घृत को बस सुपोष में रखते हैं, उसमें कुछ सॉल्ट वगैरह ऐड करते हैं कि नहीं? नहीं, प्लेन घी। ओके, 50 ml। चलिए सर, मैं भी ट्राई करूंगी, अभी तक मैंने दिया नहीं है किसी को प्लेन काऊ घी का, तो मैं ट्राई करूंगी। मतलब उसका कैसे रक्तार्श है, तो हमें एक तो रक्त इतना सारा निकल गया, धातुशय हो गया है उसका। जी सर। इसकी टीका पढ़ते हैं 100 नंबर का श्लोक का। थैंक यू सर। आपको थैंक यू, आपने इतना अच्छा पढ़ा और समझाया। सर आपने समझाया, मैं तो गलत पढ़ रही थी, एक्चुअल में जो दिख रहा था मुझे। अभी देखिए आपको ये इसमें साधियत दिख रहा है आपको। हाँ सर, यहाँ दिख रहा है। हाँ।
इसका यहाँ पर है स्नेह सत साधेत युक्त है पानाभ्यंजन वस्तिसु। हाँ, अच्छा, इसका वहां का सही नहीं दिख रहा है। टीका पढ़ दीजिए ना आप, कितना अच्छा पढ़ रही है। यत पुनः प्रशीर्ण दोष से, ये वाला सर टीका पढ़ रहे हैं। यत पुन प्रचीर्ण दोषस्य वो निरामय। यत पुनः है, यत पुनः ऐसे। अच्छा, वहां गायब है। हाँ। यत पुनः प्रचीर्ण दोषस्य निरामयस्य रक्तम श्रवेत वाताधिकस्य वा पुरुषस्य यद रक्त श्रवेत तत् स्नेह पानादि युक्त दत्त चिकित्सेत। तो जो सर उन्होंने ऊपर बोला था वही तो यहाँ पर नीचे बताया हुआ है कि जो प्रचीर्ण दोष वाले हैं उनका वात प्रधान पुरुष है और रक्त उसमें श्रवण हो रहा है, तो पान व्यंजन और वस्ती में स्नेह का प्रयोग करेंगे। हाँ, और ये वाताधिकस्य पुरुषस्य, या फिर वात वाला पुरुष है तब, और रक्त स्त्रवित हो रहा है, तब स्नेह पानादि युक्ते, तब वो स्नेह का प्रयोग पान अभ्यंजन बस्ती आदि में प्रयोग करना है। इस तरह से चिकित्सा करना है। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत अच्छा पढ़ा। अब 101 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? पित्ताधिक रक्त का स्तंभन, 101 नंबर का श्लोक कौन पढ़ना चाहेगा? प्लीज कोई पढ़ दीजिए। मैं पढ़ती हूँ सर। आप पढ़िए। मैं पढ़ती हूँ जी सर। नमस्कार सभी लोगों को, शुभ प्रभात जी सर। अंजना मैम आ गई, अब देखिए कितना अच्छा होने वाला है अभी। जी सर, बस मैं कोशिश करती हूँ जी सर। यत्तु पित्तोल्बणम रक्तम धर्म काले प्रवर्तते स्तम्भनीयम तदेक कांतानश चेत द्वात कफानुगम। ये धर्म काल नहीं, घर्म है। घर्म मतलब धूप जब रहता है ग्रीष्म काल। घ है घ। अच्छा सर, तो यहाँ इसका जो अर्थ बता रहे हैं, ये लिख रहे हैं यहाँ पर। मेरी आपकी वाली टीका से मैं पहले पढ़ती हूँ। इसमें लिखा है कि पित्त प्रधान को रक्त ग्रीष्म काल में प्रवृत्त हो रहा हो। यदि पित्त प्रकृति हो रही है, पित्त प्रकृति के अगर हमारा पेशेंट है और उसको ग्रीष्म काल में अगर रक्त की प्रवृत्ति हो रही है, तो उस रक्त को अवश्य रोकना चाहिए, बशर्ते कि वह वायु और कफ से मिला ना हो। अगर पित्त प्रधान प्रकृति का मनुष्य है और ग्रीष्म काल है और वो पित्त, उसमें जो दोष जो हो वो अगर पित्त की अधिकता होगा, तो ऐसे हमें रक्त को रोकना चाहिए। और अगर उसमें वायु और कफ की अधिकता है तो फिर उसको हम थोड़ा सा विलंब भी कर सकते हैं। वात कफ से मिले रक्त की चिकित्सा लंघन आदि से करें। और यहाँ की यहाँ जो मेरे पास जो टीका है उसमें लिखा है कि यदि रक्तपित्त की अधिकता से ग्रीष्म काल में रक्त निकल रहा है तो उसमें वात तथा कफ दोष का अनुबंध ना हो, तो उसे शीघ्र ही रोक देना चाहिए। दुष्ट रक्त को रोकना और जीव रक्त को ना रोकना दोनों ही स्वरूप घातक हैं। मतलब अगर जीव रक्त बह रहा है तो उसको तुरंत रोकना बहुत जरूरी होता है, और अगर दुष्ट रक्त जो बह रहा है उसको नहीं रोकना चाहिए। ये शास्त्र बोलते हैं जीव रक्त का निकलना प्राण निकालने के समान होता है, मतलब क्योंकि रक्त तो जीवन माना गया है। इसीलिए कहा गया है कि अगर हमें ये देखना है कि शुद्ध रक्त है या अशुद्ध रक्त है, पहली बात तो हमें इस पे देखना है। अगर शुद्ध रक्त को जीव रक्त माना गया है और अगर वो दुष्ट रक्त है तो उसको, जब तक दोषों की मलिनता उसमें हमें दिखाई पड़ती है तब तक हमें उसको नहीं रोकना है। लेकिन जब हमें लगता है कि दोषों की मलिनता खत्म हो रही है और रक्त शुद्ध हो रहा है तो हमें उसको तुरंत रोकना है। लेकिन यहाँ जो श्लोक बता रहे हैं कि पित्त की प्रकृति है, अगर पित्त प्रधान व्यक्ति है और ग्रीष्मकालीन है, उष्णता ज्यादा है, तो ऐसे केसेस में जो है वो हमें तुरंत रोक देना ही सही रहेगा। और अगर कफ और वात उसमें इन्वॉल्व भी हो गया है या उसका कहना चाहिए कि अनुबंधन भी हो गया है, तो हमें लंघन इत्यादि से ही उसको जो है पाचन कराना चाहिए, लेकिन ब्लड को या रक्त को ज्यादा बहने से रोकना चाहिए। ऐसा ही कह रहे हैं सर ना? बराबर। ग्रीष्म काल है, गर्मी बहुत ज्यादा है और हमने रक्त को नहीं रोका तो फिर वो पेशेंट मर जाएगा, क्योंकि प्राण जो है वो रक्त में रहता है। जो 10 प्राणायतन है उसमें रक्त भी है और रक्तम जीवित स्थिति, इसलिए रक्त का रक्षण करना सबसे जरूरी है। जी। तो स्तंभन के लिए आप लोग क्या देते हैं?
सब लोग बताइए क्या क्या देते हैं। रक्त को रोकना है तो क्या देते हैं? सर सबसे पहले तो हाँ, जी प्रकृति पे भी डिपेंड करता है जी। जैसे आप बहुत अच्छा योग बताते हैं जिसको हम लोग आजकल बहुत यूज करते हैं और मुझे लगता है कि 100% रिजल्ट देता है। जैसे अश्वगंधा के पेशेंट बहुत आते हैं या फिर यहाँ जैसे गुदा से भी रक्त जा रहा है, ऐसे केसेस में हमें जीव रक्त को रोकना है तो जनरली जो एक फॉर्मूला बन के आया है वो बहुत अच्छा फॉर्मूला यही है, ये कहरवा पिष्टी, बोल परपट्टी, लाक्षा चूर्ण, कोर्जा रिस के साथ। ये सर इतना अच्छा फॉर्मूला बन के आया है कि मतलब किसी तरह की कोई इंजेक्टेबल हीमोस्टेटिक की दवा जरूरत ही नहीं पड़ती। और उसके पश्चात चंदन वाला लाक्षादी तेल की मात्रा वस्ती दी जाती है पेशेंट को। तो मैंने जब से आपसे जुड़ी हूँ और जब से आपसे सीखा है तब से मैं 100% रिजल्ट पाती हूँ पेशेंट में। और कभी भी कोई भी अंग्रेजी दवा देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और उसके अलावा तो सर बादशाह बहुत अच्छा रोल करती है यहाँ पे। इसका कुटच का अपने आप में रोल है, चाहे कुर्जा रिस्ट के रूप में देखें या कुटच चूर्ण के रूप में देख लें। उसके अलावा रसांजन बहुत अच्छा एक हमारे पास जो है ड्रग है। गिलोय अपने आप में जो है, जितने भी आपने अभी तक रस प्रधान द्रव्य की बात की थी अभी मैडम बता रही थी, मोनिका मैडम भी, तो ये हमारे पास तो खजाना है खजाना। लेकिन ये है कि ये एक छोटा सा फॉर्मूला जो आप ही ने बताया है और ये बहुत ही सार्थक होता है। बाकी और लोग बताएंगे ये जी। सब लोग बोल रहे हैं मैम रिपीट करिए, आपने जो कहरवा पिष्टी वाला बताया सब लोग का जी सर। देखिए आ रहा है यहाँ पे चैट बॉक्स में, फिर से बता दीजिए। जी सर, कहरवा पिष्टी, बोल परपटी, लाक्षा चूर्ण। और इसमें जो है इसके साथ में हम जो अनुपान देते हैं वो कुर्जा रिस्ट का अनुपान देते हैं। मात्रा की बात है तो मात्रा अकॉर्डिंगली पेशेंट के अकॉर्डिंगली दी जाती है। वैसे मैं जनरली जो पेशेंट नॉर्मल 50 kg से ऊपर के पेशेंट आते हैं वहां मैं 500 mg कहरवा पिष्टी देती हूँ और बोल परपट्टी में 250 mg लेती हूँ और लाक्षा चूर्ण भी मैं वहाँ 500 mg ही ऐड करती हूँ। और कोर्जा रिस्ट की मात्रा 50 ml के आसपास लेती हूँ। सब मात्रा जल के साथ में रहती है सुबह शाम। बाकी उसका आहार विहार तुरंत चेंज कराती हूँ। और उसके बाद फिर मैं जो है बस चंदन बला लाक्षादी तेल की मात्रा बस्ती देती हूँ। मैम कुर्जा रिस्ट मतलब जल मिला के ना, मतलब 25 जी मैम। 20 ml कुर्जा रिस्ट और 20 ml जल मिला के नहीं 40 मैम ml। बढ़ा सकते हैं क्योंकि पेशेंट को ब्लीडिंग होती है ना, तो आप एक मतलब जैसे आप आधा कप के आसपास मात्रा बना के दे सकते हैं, पेशेंट ले लेता है उस समय, है ना। जी तो जी और उसका मैम इफेक्ट भी आता है फिर। मैम जी दूरवा का भी बहुत ही बढ़िया रोल है, एकदम हाँ, बहुत अच्छा टेस्टी। रोल है दूरवा सरस का। मेनोरेजिया में जी स्पेशली डिसफंक्शनल हाँ, अब यूट्राइन ब्लीडिंग के आकांक्षा मैम की केसेस में। तरह बना के नहीं रख पाते ना मैडम, दूरवा कल्प रहता है तो मैडम बहुत मैंने तो इफेक्टिव बनाया, होता है। जब उन्होंने बनाया उसी समय मैंने बनाया। जी इसका रोल बहुत खंड अच्छा मिला होगा आपको। जी दूरवा मैम कल्प बहुत। बनाया और दूरवा घृत भी जी बनाया। नहीं मैम, आपने ये देखा होगा पर्सनली, जैसे क्योंकि हमारे पास बहुत जो पेशेंट आते हैं वो ट्रेनेक्सा वगैरह लेके ही आते हैं, इमरजेंसी और वो ड्रग्स मैम लेके काम भी ही नहीं आते कर हैं। रही होती ट्रेनेक्सा। हाँ, और बिल्कुल नहीं कर रही होती है। और क्लॉटिंग जो होती है शिकायत आती है कि मैडम पहले फ्लो आ रहा था अब क्लॉट्स आना शुरू हो गए, क्योंकि ट्रेनेक्सा का काम ही होता है क्लॉट बना देना। लेकिन जी ये है जी कि जी अपनी मेडिसिन से इतना अच्छा रिस्पॉन्स पेशेंट को आता है कि बहुत ही मतलब मिरेकल रिजल्ट्स मिलते हैं। एक्चुअली मैम पेशेंट को ना ये बिल्कुल बताया ही नहीं जाता कि अब आप ये चीजें छोड़ दीजिए, और जी रूट जी कॉज में जाते नहीं है। पेशेंट कुछ भी खाता हुआ केवल ट्रेनेक्सा लेता है, बिल्कुल भी असर नहीं होता। जी मैम, सबसे बड़ी मेरे तो बात एक वही पेशेंट को मैम है। बता दिया गया था हिस्टेक्टमी, जी और जी जी उसकी बिल्कुल मतलब एक नहीं 2-3 पेशेंट्स के साथ ऐसे हुआ। अभी जी रिसेंटली, पहले तो लिखते ही थे लेकिन अभी जो है रिसेंटली मैम बहुत अच्छा है आयुर्वेद का इसमें। जी जी मैम, बहुत बहुत इफेक्टिव है इमरजेंसी रंजना मैम ये रिवाइज कराने कंडीशन के में जो हम लिए ब्लड रोकते हैं। ठीक है, और इसमें नागकेशर चूर्ण दे सकते हैं, जी नागकेशर सर, चूर्ण और ये बहुत प्रवाल पंचामृत गुलकंद हम्म। के साथ, आंवला के मुरब्बा के साथ। अनुरिता मैम कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ सर, मैम ने अभी बहुत अच्छा बताया, लेकिन इसका बहुत ज्यादा जरूरी पड़ता है, आपके पास में रेडी होना चाहिए इमरजेंसीज में। और मेरा तो सबसे ज्यादा भरोसा सर, जैसे मैम ने बताया वैसे प्रभाव पंचामृत, गैरिक, सुशिखर और ये सारी चीजें जो इंटरनल टीवियक असरुद्दर हो या कहीं से भी अगर ब्लीडिंग अगर ये आपको रोकना है, तुरंत स्तंभन अगर करना है, तो शीतलता और शैत्य वीर्य वाले चीजें तो होनी चाहिए। लेकिन उसमें सबसे फास्टेस्ट काम करता है दुर्वा सोरस का और वासा का नस्य। अगर आपको इंस्टेंट 2-4 बूंद आपकी डल जाती है तो उसके बाद में उसका जो भी रक्तपित्त है या ब्लीडिंग अगर डिसऑर्डर है तो वो ये हो जाता है सर। एक मार्केट में उदुम करके सिरप आता है सर,
उदुम, अगर इंटरनल ब्लीड है या फिर इंटेस्टिनल ब्लीड है, उस इसमें अगर पेशेंट को अगर रिलीफ देना है तो बाकी ट्रीटमेंट के साथ में आप वो सिरप को, आई थिंक नागार्जुन का है, अच्छा रिजल्ट है सर उसका भी, तो बहुत ज्यादा फायदा देता है। और जो गायनेक की डिसऑर्डर है उसमें आपने जैसे बताया वैसे बोलबद्ध परपटी और जो मैम ने अभी योग बताया उसके साथ में नाक के चूर्ण, वासा और उसके साथ में जो गैरिक मौक्तिक पिछली वगैरह, ये चीजें आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि मैनी अ टाइम आपको इंटरनल ब्लीड्स वगैरह दिखते हैं या फिर स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग दिखते हैं। बहुत अच्छा फायदा देता है सर। मिश्रिया के साथ में या फिर घृत के साथ में भी अगर आप देते हैं तो रक्तपित्त में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन वासा और दुर्वा आपके पास में कम से कम एक स्टोरेज में आपके होना चाहिए कि इंस्टेंट अगर आपको भेज देना है। किसी को ये वनस्पति मालूम है कि नहीं मालूम, लेकिन हमारे यहाँ पे ले लैंग्वेज में यहाँ पे मिलती है वो, जो अगर आपका सुपरफिशियल वुंड है जो ब्लीड अगर पैदा कर रहा है। मैंने एक्चुअली उस पर छोटा सा प्रोजेक्ट किया था मेरे सेकेंड ईयर के वक्त में। टनटनी करके बोलते हैं सर, मैं उसका फोटोग्राफ भेजूंगी। वो एक छोटा सा हर्ब है जो कहीं पे भी पौधों के बीच में या फिर घास के बीच में रहता है। उसके छोटे से येलो फ्लावर सनफ्लावर की तरह आते हैं, उसकी पत्तियां बहुत ये रहती है सर। उसका सिर्फ सोरस आप डालते हो, भले वो ऐसे जहाँ पे स्टिच लेने वाला ब्लीड है ना, वैसे स्किन का ब्लीड रोकता है सर। लेकिन मुझे उसका परमिशन नहीं मिला था मेरे हॉस्पिटल केस में, तो मैंने सिर्फ प्रोजेक्ट ही किया था। टंटनी करके वनस्पति है सर, वो हमारे अहमदनगर में बहुत पाई जाती है और यहाँ पे बहुत रेयरली दिखती है। लेकिन अगर वो आपको मिल जाती है तो आप उसको उगा लें बहुत इजीली। कई कट्स है, वुंड्स है, इमीडिएटली आपका जो उसका सोरस अगर आप डालते हैं पत्तियां से निचोड़ के, इंस्टेंट ब्लीड कम करता है। जैसे मॉडर्न में होता है ना लाइगेशन के बाद में ब्लीड रुकता है, इतना फास्ट ब्लीड रुकता है। मैं उस वनस्पति का फोटो डालूंगी अगर कहीं मिलते। छोटा सा पौधा रहता है, सिंपल सी एक डंडी रहती है उसको, और हरे पत्ते रहते हैं जिसको नुकीले 3 या 4 ऐसे ये रहते हैं, और छोटा सा सनफ्लावर की तरह उसको ये आता है फ्लावर। रक्त स्तंभन बहुत अच्छा करता है जी। तो ये आप 101 नंबर का टीका Thank you, पढ़ दीजिए ना, फिर ये बंद करेंगे। यद पुनः पित्तोल बण, ये वाला पढ़ दीजिए ना प्लीज। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 101 नंबर का श्लोक 101 का टीका। हाँ 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 सर, है सर। यत्तु पित्तोल मैडम ना, हाँ यत्तु पित्तोल मैडम रक्तम घर्म काले प्रवर्तते, घर्म काले प्रवर्तते स्तंभनीयम तदे कांतन्न तदे तदे का तते कांतन्न च चेद्वातक इसका टीका पढ़िए, टीका। कफानुगम यत्पुन पितोलवनम रक्त ग्रीष्मार्तो प्रवर्तते तदेका तदेका तदेकांतेन अवश्यम स्तंभनीयम न उपेक्षणीयम शीघ्रकारीवाद किम सर्वम एवं धर्मतो रक्तम स्तंभनीयम नेत्याहम स चेद्वातक कफानुगम वात कफानुबद्धम तो लंघनम आदि अभिरेव च अभिरेव च चिकित्सित। इसमें बोल रहे हैं कि यदि पित्तोल बनता है, पित्तोल बन रक्त है और ग्रीष्म ऋतु है, तब रक्त प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हो रही है रक्तार्श में, तब वहां पे अवश्यम स्तंभनियम, स्तंभन करना है, न उपेक्षणीयम शीघ्रकारित्वात्, वहां पे इमरजेंसी समझ के तुरंत ही उसमें स्तंभन करना है। किम सर्वमेव घर्मतो रक्तम स्तंभनियम, मतलब क्या सभी में अगर ग्रीष्म काल में रक्त आ रहा है तो हमेशा स्तंभन करना चाहिए? तो बोल रहे न इत्याह, यहाँ पे नहीं, सभी में नहीं करना है। न चेद वात कफानुगम, जब वायु और कफ का अनुबंध है तब वहां पे लंघन भिरेव चिकित्सित, लंघन आदि का ही प्रयोग करना है, वहां पे स्तंभन नहीं करना है। ऐसा इन्होंने क्लियरली बता दिया। अभी मैं मोनिका मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मोनिका मैम आप रुद्राष्टक पढ़ देंगी? जी सर, मैं पढ़ देती हूँ सर। जी। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं
निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुर्णमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मधारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो घातातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, शाम को मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, सभी का दिन अच्छा जाए। थैंक यू, प्रणाम सभी को। मोनिका मैम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम ऑल।